वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर को हम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे ताकि हमें सारे कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स एकदम क्लियर हो जाए। भले ही आप कितनी भी रेफरेंस बुक से पढ़ लो, लेकिन आप एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एनसीईआरटी से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और अगर कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज़ आप कमेंट करिए। आई विल श्योरली आंसर योर कमेंट्स। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो इस चैप्टर के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है किसी एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होना, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। Consider the following situations of daily life and think what happens when milk is left at room temperatures during summers and iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere. Humid atmosphere यानी कि जब बरसात का मौसम होता है, grapes get fermented जब हम खाना बनाते हैं, जब फूड डाइजेस्ट होता है, जब हम सांस लेते हैं. In all of the above situations, the nature and identity of initial substance somewhat change. इन सारी situations में जो स्टार्टिंग का जो प्रोडक्ट था, स्टार्टिंग की जो चीज़ें थी, वो एंड में एकदम चेंज हो चुकी है। जैसे कि हम फूड गेट डाइजेस्टेड, जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तब स्टार्टिंग में उसका स्टेट अलग होता है। फिर जब हम उसको खाते हैं तो उसके बाद अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उसका स्टेट एकदम ही अलग हो जाता है। We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. मैं आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में फिर से बता देती हूँ। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल होता है, और केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो इरिवर्सिबल चेंज होते हैं, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ आइस, और केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है कटिंग ऑफ वुड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction takes place. हम कहते हैं जब भी कोई chemical change आया होता है तो एक chemical reaction हुआ होता है. You may perhaps be wondering what is actually meant by chemical reaction. मैंने आपको बता ही दिया कि chemical reaction का मतलब किसी एक substance का दूसरे substance में transform होना, उसी को हम chemical reaction बोलते हैं. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? Let us perform some activities to find the answer to this question. अब ये एक्टिविटीज़ जो होती है, इसमें एक्टिविटीज़ आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एक्टिविटीज़ में से क्वेश्चंस आते हैं, सो नेवर इग्नोर दिस एक्टिविटी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो ये वाली एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी को आप मार्क कर लो। हर बार आप PYQs में देख लो, बहुत बार ये वाली एक्टिविटी आ चुकी है। तो आइए देख। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेनी है जो यहाँ पे दिखाई हुई है। उस मैग्नीशियम रिबन जो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए, फिर आपको उसको एक सैंड पेपर आता है, उससे आपको एकदम क्लीन कर लेना है उस रिबन को। फिर होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टोंग्स। तो ये 1 सेकेंड, ये जो चीज़ आपको दिख रही है इसको टोंग्स बोलते हैं, ठीक है। उससे आपको पकड़ना है। बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन अ वॉच ग्लास। तो ये तो यहाँ पे बर्नर है, लेकिन जो स्पिरिट लैम्प होता है वो कुछ ऐसा होता है, इतना छोटा सा, और फिर यहाँ पे वो बर्न होता रहता है। एंड ऐश को हमें इस वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेना है। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम योर आइज। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। अब लिखा है क्वेश्चन मेन ये है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पे लिखा हुआ है, आप इसको अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर. दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर. इसका आंसर ये है कि जो आपने मैग्नीशियम रिबन ली थी वो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ बर्न करेगी, और एक वाइट पाउडर यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाइट पाउडर में फॉर्म हो जाएगी, और उसके बाद
उस पाउडर, जो पाउडर बचा है, उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे। या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जब मैग्नीशियम को बर्न करा, उसके रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, ये एक्टिविटी क्लियर हो गई। प्लीज़ इस एक्टिविटी को आप समझिए, ये एक्टिविटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 1.2। उसमें लिखा हुआ है टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपको लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, और लिखा है ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। उसके बाद इसी टेस्ट ट्यूब में जिसमें आपने लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PB, 1 सेकेंड, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 और होल्ट वाइज होता है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। और उसके बाद लिखा है उसी टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड तो आपको पता ही होगा कि Ki होता है। उन दोनों को आपको उसमें डाल दिया, तो उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करोगे? तो इसका आंसर है वी विल ऑब्जर्व अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। तो उसी टेस्ट ट्यूब में हम नीचे एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ होगा जो कि लेड आयोडाइड का होगा। और लेड आयोडाइड का फॉर्मूला होता है PbI2। तो ये फॉर्म होगा इस एक्टिविटी से। प्लीज़ आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको इससे और ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी नंबर 1.3, जिसमें लिखा है टेक जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क। ये आपको यही वाली एक्टिविटी है जो यहाँ पे दे रखी है, यही वाली एक्टिविटी है। लिखा है टेक जिंक ग्रैनुअल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब या कोई भी कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैनुअल्स लेके आए हैं। उसमें ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि H2SO4। इन दोनों में से कोई भी एक डालना है। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जिसमें वाटर एसिड से ज़्यादा हो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। उसके बाद लिखा है डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैनुअल्स। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है जिंक ग्रैनुअल के साथ हो रहा है? ये तो आपको इस पिक्चर में ही दिख जाएगा कि बबल्स बन रहे हैं जिंक ग्रैनुअल के, और उस बबल्स में से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इस वाले का आंसर था कि डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग। तो बबल्स, हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। फिर लिखा है टच द कॉनिकल फ्लास्क, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। क्या आपको टेम्परेचर में कोई चेंज दिख रहा है? तो हाँ, इसका आंसर है येस, वो हॉट हो चुका है कॉनिकल फ्लास्क, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, एक्सो मतलब एग्जिट, तो एनर्जी एग्जिट होती है। और एक होता है एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी यूज़ करना, आपको रिएक्शन के वक्त एनर्जी देनी पड़ती है, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। From the above three activities, we can say that any of the following observations help us to determine whether a chemical reaction has taken place. तो हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी ऊपर की 3, उससे हमें पता चल रहा है कि वो केमिकल रिएक्शन हुए हैं। जैसे कि चेंज इन, अगर किसी में स्टेट चेंज हो रहा है, कलर, गैस इवॉल्व हो रही है, जैसे कि इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, या टेम्परेचर, जैसे इसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा था, तो उससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, कोई तो रिएक्शन हुआ है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। As we observe the changes around us, we see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We'll study about the various types of chemical reaction in this. Okay, अब next topic आता है chemical equations. तो इस topic में आपको बताएंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन होता है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करना केमिकल रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ क्यों, क्योंकि आपने वो पढ़ाई होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें कहते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम मास को ना तो बना सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जितना रिएक्टेंट साइड में होगा मास, उतना ही प्रोडक्ट साइड में होगा। तो
इसी वजह से हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यही कुछ लिखा है इसमें, आइए पढ़ लेते हैं। Activity 1.1 can be described when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted into magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. It can be written in a shorter form. तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी देखी, उसमें लिखा था कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हम सेंटेंस की फॉर्म में लिख रहे हैं तो सेंटेंस काफ़ी बड़ा हो रहा है। इसकी वजह से केमिकल इक्वेशंस को बनाया गया और हमने केमिकल इक्वेशन लिखना स्टार्ट किया, जैसे कि ये आप देख लो, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखा ताकि हम उसको शॉर्टर और ज़्यादा हम अंडरस्टैंड कर सके इजीली, तो इसलिए केमिकल इक्वेशंस को बनाया गया। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन अ रिएक्शन, इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। तो ये जो चेंज को अंडरगो कर रहे हैं, जो चेंज हो रहे हैं, उसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो एंड में प्रोडक्ट, जो एंड में चीज़ फॉर्म हुई, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अ वर्ड equations shows change of reactant to product through an arrow replaced between them। ये reactant और product के बीच में हम एक arrow लगाते हैं। The reactants are written on the left hand side with a plus sign। ये तो आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस में, बट फिर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि reactants में एक बीच में प्लस साइन लगा हुआ होता है। Between them the arrowhead points towards the product as shows the direction of the reaction। ठीक है, अब राइटिंग अ केमिकल इक्वेशंस, तो इसमें मैंने आपको जैसे बताया केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सिखाएंगे। Is there any shorter way for representing chemical equations? Chemical equations can be made more concise and useful if we use chemical formula instead of the word। Yes, इसमें हमें ऐसा बताया गया है कि जैसे हमने पूरा लिखा था वो मैग्नीशियम, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, उसकी बजाय हम उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि उसके सिंबल्स यूज़ करते हैं। Mg+O2 gives MgO। O2 means oxygen and the formed product is MgO। A chemical equation represents a chemical reaction. If you recall formula of magnesium and oxygen, magnesium oxide, the above word equation को हम ऐसे लिख सकते हैं। Count and compare the number of atoms of each element on the LHS and RHS साइड। तो हमें काउंट करना है कि LHS में और RHS में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और वो सेम है कि नहीं। इफ़ नॉट देन द इक्वेशन इज़ अनबैलेंस्ड। ये वाली इक्वेशन तो आप देख के ही बता सकते हो कि एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन, बिकॉज चलो Mg तो दोनों तरफ सेम वन एटम है, बट व्हाट अबाउट O2? O2 में रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में आते आते उसका एक ही एटम बचा है। तो इस ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं, वन सेकेंड, ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। तो ये वाली एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बैलेंस्ड करते हैं। तो आइए सीखते हैं हम कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। तो ये ऊपर तो वही लिखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जो मैंने आपको बताया। That is, the total mass of element present in the product of the chemical reaction has to be equal to the present in the reactant sites. In other words, the number of atoms of each element remain same before and after the chemical reaction. Hence, we need to balance the skeletal chemical equation। हमें बैलेंस करना ही पड़ेगा कोई भी स्केलेटन। विदाउट बैलेंसिंग हम किसी भी इक्वेशन को नहीं लिख सकते। Let us learn about balancing a chemical equation step by step। तो द वर्ड इक्वेशन एक्टिविटी 3 की जो जिंक सल्फेट वाला जो हमने एक्टिविटी करी थी, ये वाली एक्टिविटी का हम कर रहे हैं, उसकी इक्वेशन लिखी हुई है उस वाली एक्टिविटी की। तो लेट्स स्टार्ट बाय चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस सी। मैंने बोला था ना हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, सी हाइड्रोजन फॉर्म हो रहा है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो ये वर्ड्स के फॉर्म में लिखी हुई है, अब हम इसको सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे।
Zn जिंक का सिंबल है। सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने आपको बताया था H2SO4, फिर ये जिंक सल्फेट बन चुका है ZnSO4 और हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है। तो इसमें आप क्लियरली देख के बता सकते हो कि यस इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे? जिंक जो रिएक्टेंट साइड में है वो 1 है और जिंक प्रोडक्ट साइड में भी 1 ही उसका एटम है। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 एटम्स है। अबाउट सल्फर, S इज़ फॉर सल्फर, सल्फर रिएक्टेंट साइड में भी 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में भी 4 है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि येस इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हम एक दूसरी इक्वेशन ली है, ये दूसरी इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अब हम इस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। ये इक्वेशन है Fe मीन्स आयरन प्लस वाटर गिव्स Fe3O4 प्लस H2। तो Fe3O4 होता है आयरन ऑक्साइड। ओके, सो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि इट्स एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। आप देखो Fe रिएक्टेंट साइड में 1 है लेकिन प्रोडक्ट साइड में वो 3 है। H2 प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। ओ लेकिन जो रिएक्टेंट साइड में 1 एटम है, प्रोडक्ट साइड में जाते जाते 4 एटम्स हो गए। तो देखते हैं हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम एक साथ। सबसे पहले लिखा है टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग। ओके, इसमें लिखा है खाली आपको बॉक्सेस ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं उसको ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है, आपको ऐसे टेबल जो हमने ऊपर वाले में बनाई थी वैसे बनानी है। थर्ड, it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms। ये लिखा है कि स्टार्ट हम कैसे करेंगे बैलेंसिंग करना, जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स बदले हो। जैसे कि इस इक्वेशन में आप देखो जो ऑक्सीजन था वो रिएक्टेंट साइड में 1 ही एटम था लेकिन वो प्रोडक्ट साइड में आते आते 4 एटम हो गए। तो वो सबसे ज़्यादा एटम्स है जिसके, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द ऑक्सीजन। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दैट कंपाउंड, सेलेक्ट द एलिमेंट विच इज द मैक्सिमम यूजिंग दिस क्राइटेरिया। हमने ऑफकोर्स Fe3O4 को सिलेक्ट करा है एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स है RHS में और 1 ही है LHS में। ओके, अगर आपको RHS LHS नहीं पता तो RHS LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। LHS मतलब ये वाली साइड होती है रिएक्टेंट्स और RHS मतलब प्रोडक्ट वाली साइड होती है। ओके, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, तो सबसे पहले हमने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट्स, तो इनिशियल जो एटम्स थे वो कितने थे 1 और प्रोडक्ट में जाके कितने हो गए 4। तो हमें इसको इक्वल करने हैं। तो हम इनिशियल वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 4 एटम्स हो जाएंगे। To equalize the number of atoms, it may be remembered that we cannot alter the formula of compounds or elements involved in the reaction. For example, balance, we put the coefficient 4 as 4H2 and not H2O4 or H2O4. Now the partly, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करो तो वो पूरे के आगे आप उसका कोफिशिएंट लगा दो। तो 4 होगा, हम वो पूरे एलिमेंट के आगे लगाएंगे ना कि किसी सिंगल एटम के आगे। अगर हम किसी सिंगल एटम के आगे लगाएंगे तो पूरी इक्वेशन ही चेंज हो जाएगी। हमें इक्वेशन चेंज नहीं करनी है, हमें खाली उसको बैलेंस करना है। इसीलिए आप जो भी करो पूरे एटम के साथ करो। जस्ट लाइक सी, आपने 4 करा, अब आपको 4 यहाँ पे नहीं लगाना, जैसे कि H2O4 नहीं लिखना आपको, या H2O ऐसे नहीं लिखना आपको पूरे ही एटम के एलिमेंट के आगे लगाना है, जस्ट 4H2O। तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में सेम हो चुका है जो कि 4 था। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो 4th स्टेप लिखा है NCERT में वो है Fe and H atoms are still not balanced। अब आप देखो कि जो आयरन और हाइड्रोजन वो अभी भी अनबैलेंस्ड है, तो हमें उसको बैलेंस करना है।
तो अब हम इन दोनों में से कोई भी एक एटम को चूज़ करते हैं और उसको हम बैलेंस करते हैं। तो हम यहाँ पे लेट्स स्टार्ट विद हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे देखो, पहले तो बैलेंस्ड ही था हाइड्रोजन एटम, लेकिन आप ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये देखिए, पहले हाइड्रोजन एटम बैलेंस्ड ही था, यहाँ पे भी 2 था और यहाँ पे भी 2 था, लेकिन जैसे ही हमने ऑक्सीजन के लिए आगे 4 लगाया तो ये 4 और ये 2 इट विल नॉट प्लस, ये प्लस नहीं होंगे, मार्केट ये प्लस नहीं होंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 8, तो ये 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स जो रिएक्टेंट साइड में है वो हमारे पास 8 है और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास 2 ही है। तो हाउ टू बैलेंस इट? तो बैलेंस करने के लिए हमें जो प्रोडक्ट साइड होगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 4 से, आई एम सो सॉरी, 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 8। तो अगेन हम फिर इस H2 के आगे हम 4 लगा देंगे। नाउ यू सी कि जो ये आयरन है वो अभी भी अनबैलेंस्ड है। अब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन हमारे पास आयरन अभी भी अनबैलेंस्ड है। देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन था वो 4 इंटू 2 8 था, और फिर हमने यहाँ पे भी 4 लगा दिया तो ये भी 8। तो हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। नाउ ओनली व्हाट इज लेफ्ट? आयरन इज लेफ्ट। सो इन द रिएक्टिंग साइड्स द आयरन इज 1 एंड इन द प्रोडक्ट साइड द आयरन इज 3। तो हाउ टू बैलेंस इट? नाउ आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में इस टाइम स्टैम्प में कि हम कैसे इसको बैलेंस करेंगे। अगर आपने लिख दिया है पॉज करके वीडियो को तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। आयरन इधर 1 है और इधर 3 है, तो सिंपली हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसके आगे हमें 3 लगा देना है। एंड नाउ योर आयरन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। नाउ जस्ट चेक कि आपकी जो इक्वेशन है वो राइट है, फुल्ली बैलेंस्ड है। जैसे कि आप 3 आयरन दिस साइड, आयरन भी 3 इस साइड, और 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, रिमेंबर 4 इंटू 2 नॉट 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 इज रॉन्ग। ठीक है, मैं आपको अलग कलर से रॉन्ग करके बता देती हूँ कि 4 प्लस 2 इज नॉट करेक्ट, 4 इंटू 2 इज करेक्ट। तो 4 into 2 hydrogen atom is 8 and 4 into 2 hydrogen atom is 8. Oxygen is 4 and here also oxygen is 4. The number of elements on both sides are equal. The now equation is balanced. This method of balancing chemical equation इसको हम hit और trial method कहते हैं। हम trials करते हैं और chemical equations को balance करने की try करते हैं, तो इसको hit and trial method कहते हैं। अब राइटिंग सिंबल्स, तो इस लाइन का मतलब है कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट का मतलब आप इस इक्वेशन को देखो। वेट, लेट मी रेज एवरीथिंग। आप इस इक्वेशन को देखो, क्या आपको इस इक्वेशन में पता चल रहा है कौन सा गैस है, कौन सा सॉलिड है या कौन सा लिक्विड है? आपको पता चला कुछ? नहीं। हमें इतना पता है कि हाइड्रोजन गैस है क्योंकि मैंने आपको बताया था, बट और आपको पता चल रहा है कि ये कौन से फॉर्म में है, ये कौन से फॉर्म में है, ये नहीं पता चल रहा ना। तो हमें उसको बताने के लिए हमें ऐसे सिंबल्स नीचे लगाने पड़ते हैं। दिस सिंबल्स, S इज़ फॉर सॉलिड, G इज़ फॉर गैस और L जो होता है वो होता है लिक्विड के लिए। अब आपको ऐसे ही लिखनी है कोई भी इक्वेशन बैलेंस करके और उसका फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करने के लिए। दिस इज़ अ परफेक्ट इक्वेशन। ऐसे अगर आप इक्वेशन एग्जाम में लिख के आओगे तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे। अगर इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो आपके 100% मार्क्स कटेंगे। और अगर आपने स्टेट नहीं लिखा तो भी आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर, स्टेट और बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे Fe सॉलिड है, H2O गैस है, Fe3O4 जो कि आयरन ऑक्साइड था वो सॉलिड है और H2 गैस है। तो ये हमें बताना है कि वो कौन से फॉर्म में है। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड which H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. इसमें H2O के साथ G लगा है, इसका मतलब हमें ये समझ जाना है कि वाटर को स्टीम के फॉर्म में यूज़ करा हुआ है। यूजुअली फिजिकल स्टेट आर नॉट इक्वल अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। लेकिन आप स्पेसिफाई कर ही देना, बिकॉज क्या पता, हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना
तो हमें अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको इसकी फिजिकल स्टेट डिटरमाइन कर ही देना. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst, etc. for a reaction are indicated above and or below the arrow in the equation. आप इस equation में देखिए कुछ बार जो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है या कैटलिस्ट होता है, उसको हम यहाँ पे ऊपर मेंशन करते हैं ताकि और स्पेसिफाई करने के लिए इक्वेशन को. अब आपको पता है टेम्परेचर क्या है, आपको पता है प्रेशर क्या है, आपको ये पता है कि कैटलिस्ट क्या होता है. मैं आपको बताती हूँ कैटलिस्ट क्या होता है. कैटलिस्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है या कंपाउंड होता है जो इक्वेशन में पार्ट लेता है. ठीक है, उस इक्वेशन की रेट बढ़ाने के लिए वो पूरी तरह उसमें पार्ट नहीं लेता, पार्शियली पार्ट लेता है और इक्वेशन की रेट को बढ़ाता है. लेकिन उस कैटलिस्ट में कभी भी कोई रिएक्शन नहीं होता, खाली उसकी रेट को बढ़ाने के लिए कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है. आपको कैटलिस्ट का मतलब पता चल गया. ओके, लेट्स मूव अहेड. जैसे कि इस पे एग्जांपल देके रखा है, ये ATM 340 ATM दे के रखा है. ATM जो होती है वो प्रेशर की यूनिट होती है. तो ATM जब भी आप देखो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये प्रेशर दे के रखा है. CO plus 2H2 gives CH3OH at a pressure of 340 ATM. तो ये ऊपर जो दे रखा है वो प्रेशर, इसमें प्रेशर दे के रखा है. नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको दे के रखा है. 6CO2 plus 12H2O with the help of sunlight and chlorophyll C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है एक्वस फॉर्म में. एक्वस फॉर्म मीन्स वाटर में मिक्स करा हुआ. 6O2 plus 6H2O. तो ये वाली भी एक इक्वेशन, ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दे के रखी है, मैं आपको बता देती हूँ. Using this step we can you balance equation 1.2 given in the text earlier. Okay, हमने इक्वेशन को बैलेंस करना सीख लिया है. हम ये क्वेश्चंस बाद में इस क्वेश्चन पे ज़रूर आएंगे जब हम एक सेपरेट NCERT सॉल्यूशंस का वीडियो लेके आएंगे. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में. सो टोटल, तो यहाँ पे टोटल आपके पास 5 जो हमारा आता है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो मैं आपको बता देती हूँ टोटल यहाँ पे 5 हमें टाइप्स पढ़ने हैं. इसके सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो कि यहाँ पे मेंशन ही है. उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन. उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वाली रिएक्शन. तो ये 5 रिएक्शन हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है. Okay, so let's start with the first reaction, which is the combination reaction, and here comes our activity. Please don't ignore any activity. Activities are very very important. तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.4 में क्या कह के रखा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO यहाँ पे लिखा हुआ है और क्विक लाइम इन अ बीकर. तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम एक बीकर में लेना है. स्लोली ऐड वाटर टू दिस, हमें उस पर वाटर ऐड करना है. टच द बीकर एज शोन. डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? येस, द बीकर बिकम्स हॉट. इसका आंसर है येस, जो बीकर है वो हॉट हो जाता है क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर ताकि वो स्लेक्ड लाइम CaOH होल ट्वाइस प्रोड्यूस कर सके और वो हीट को भी रिलीज़ करेगा. तो ये जो बीकर हो जाएगा वो हॉट होगा. In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product, calcium hydroxide. अब आप देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को हम A ले लेते हैं, ठीक है, फिर H2O को हम ले लेते हैं B. तो ठीक है, तो उससे A plus B equals to C. तो यहाँ पे ये लिखा है जहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करें, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको इट्स वेरी इजी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो अब ये डू यू नो वाला भी इसको मिस मत करना, ये भी बहुत बार PYQs पे आप देख लो, बहुत बार ये एग्ज़ाम में आ चुका है. तो हम इसको पढ़ते हैं. अ सॉल्यूशन ऑफ अ स्लेक लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स.
जो यहाँ पे ये स्लेट लाइम प्रोड्यूस हुआ है ना, इसको वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि आप समझ लो चूना जो होता है वो ये स्लेट लाइम ही होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट is formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to walls. It is interesting to know that chemical formula of marble, ये आप याद रखना कि केमिकल फार्मूला ऑफ जो मार्बल होता है और ये जो स्लेट लाइम होता है जो कि वाइट वॉशिंग के लिए वो चूना होता है। स्लेट लाइम मीन्स चूना। ओके तो यहाँ पे इक्वेशन भी लिखी है, प्लीज़ इस इक्वेशन को लर्न कर लो। दिस इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स। इक्वेशन है CaOH होल ट्वाइस एक्वस, मतलब मैंने आपको बताया था पानी में मिक्स किया हुआ, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। सो प्लीज लर्न दिस इक्वेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट कुछ सिंपल एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। C कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। आप देखिए ये इक्वेशन बैलेंस करी हुई है, तो आपको इक्वेशन बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है। In simple language, we can say that when two or more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reaction is called combination reaction बोलते हैं। In activity 1.4, large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. हमने बोला था ना कि वो रिएक्शन से हीट इवॉल्व हुई, उसकी वजह से ही तो वो बीकर गर्म हुआ था। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, उसको हम एक्सोथर्मिक, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसपे से एग्जिट हो रही है। एक्सो से आप याद रख लो एग्जिट, जिसपे हीट एग्जिट यानी कि बाहर निकल रही है, और एंडो मतलब हीट को यूज़ किया जा रहा है इन अ रिएक्शन, तो वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के दूसरे एग्जाम्पल होते हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 प्लस CH4 इज मीथेन प्लस 2H2O गिव्स CO2 प्लस 2H2O। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन, हम जो रेस्पायर करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वी ऑल्सो नो दैट वी नीड एनर्जी। सो प्लीज़ आप ये वाला पैराग्राफ जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड्स में ये वाले पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है, तो प्लीज़ ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा ये वाला पैराग्राफ। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम जो खाना खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन जो हमारा खाना होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। सी आपको तो ये लर्न ही करना होगा, समझ तो आपको आ ही गया होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। द स्पेशल नेम ऑफ द रिएक्शन उसको हम रेस्पिरेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसका आप एकदम डिटेल में जो रेस्पिरेशन है वो चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ोगे। लाइफ प्रोसेसेस भी बहुत, मतलब आपकी पूरी साइंस बुक का सबसे लंबा चैप्टर वही लाइफ प्रोसेसेस है। तो ये जो रिएक्शन है C6H12O6 एक्वस मतलब पानी में मिक्स करा हुआ प्लस 6CO2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। ये वाली इक्वेशन को याद कर लो, ये वाली इक्वेशन में आप स्टार मार्क लगा दो। ये वाली इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल्स का डिकम्पोजिशन होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है। नेक्स्ट जो हमें टाइप पढ़ना है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन उससे पहले वी आर हैविंग एन एक्टिविटी। प्लीज़ आप एक्टिविटीज़ को पढ़िए, डोंट इग्नोर दीज एक्टिविटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्टिंग विद द एक्टिविटी 1.5 क्या लिखा है, टेक अ 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आपको फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स ले रहे हैं, फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है Fe2SO4। ओके, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। हमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, क्या क्रिस्टल्स उसका कलर आया देख सकते हो, इसमें मेंशन इधर तो देखे नहीं रखा, लेकिन फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल्स होता है उसका कलर क्या होता है, ग्रीन। मैं ग्रीन पेन से ही लिख देती हूँ।
फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो होता है ग्रीन। ठीक है, ये याद रखिएगा। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प एज शोन इन द फिगर। आप उस क्रिस्टल्स को बर्न करो या तो स्पिरिट लैम्प से, या बर्न ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो इसके बाद जो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ना वो वाइट में चेंज हो जाता है। क्यों ग्रीन से वाइट पे क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जब आप उसको हीट करोगे तो जो फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स पे जो वाटर होगा वो वाटर उड़ जाएगा, तो इसकी वजह से उनका जो कलर होगा वो वाइट हो जाएगा। अगर आप उसको और हीट करोगे तो वो रेडिश ब्राउन कलर, रिएक्शन की वजह से वो, और अगर आपको हीट करोगे तो वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। ये पहले वाले का था कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर क्या है, वो कलर था ग्रीन। उसके बाद अगर आप उसको हीट करोगे, बॉयल करोगे तो उसका कलर वाइट पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि उस पर जो वाटर है वो लॉस्ट हो जाएगा। तो ये थे इसके आंसर्स। तो प्लीज़ आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। Let's change the color of the pen. Okay. Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystal has changed? पहले green था लेकिन वो change क्यों हो गया मैंने आपको बताया। You can also smell the odor of burning sulfur. जो sulfur होगा उसकी burning की आपको smell भी आएगी। FeSO4 प्लस Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लर्न दिस इक्वेशन। इन दिस रिएक्शन वी कैन ऑब्जर्व दैट सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम ही ऑपोजिट हुआ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स मिल के कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके अलग अलग प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है। दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल्स चेंजेस। जैसे मैंने आपको बताया, इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। SO2 मतलब डाइऑक्साइड, SO3 मतलब ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 गैस की तरह रिलीज हुए। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction. इन्होंने तो खुद ने ही बता दिया, नहीं तो मैं आपको बताने ही वाली थी कि ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड, उसको हम लाइम या क्विक लाइम बोलते हैं। आप ये भी चीज़ें याद रखो कि क्विक लाइम क्या किसको बोलते हैं, स्लेग लाइम CaOH होल्ट वाइज वो क्या होता है। इट हैज़ मैनी यूजेस, वन इज़ मैन्युफैक्चर सीमेंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड, इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ये इस रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब उस रिएक्शन में हीटिंग होती है, थर्मल मतलब हीट करना, तो सिंपल है, उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। Now moving towards next, आपको समझ आ गया, decomposition reaction is the opposite of the combination reaction. Okay, now let's moving towards the activity 1.6. मूविंग टूवर्ड्स द एक्टिविटी नंबर 1.6। एक्टिविटी नंबर 1.6 में क्या लिखा हुआ है, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन की रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें लिखा है टेक अ 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर। अब लेड नाइट्रेट मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन मैं आपको फिर से बता देती हूँ। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेट्स इरेज दिस। इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। आप इसको टोंग्स बोलते हैं, उससे पकड़िए और उसको फ्लेम उसको हीट कर दीजिए विद अ बर्नर, या आप स्पिरिट लैम्प से हीट कर सकते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा ही है, प्लीज़ अंडरलाइन द आंसर। वी विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। जो ब्राउन फ्यूम्स उसका इसको ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं, इसका एमिशन दिखेगा। दीज ब्राउन फ्यूम्स ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। ये रिएक्शन, द रिएक्शन टेक्स प्लेस, जो रिएक्शन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। आप सारी इक्वेशंस को इम्पॉर्टेंट मार्क करके लिख ही लीजिए, बिकॉज सारी इक्वेशंस इम्पॉर्टेंट है। लेड नाइट्रेट PbNO3 को हम हीट करेंगे तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिलेगा। आप इसमें देखिए यहाँ पे हीट हो रहा है, हीट लिख भी सकते हैं। हीट का सिंबल हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि ये एरो है तो उसके ऊपर हम ऐसे एक
ऐसे एक ट्रायंगल बना दे तो भी उसका मतलब हीट ही होता है। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। तो आप देखिए एक ही रिएक्टेंट से इतने सारे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं और इसको हीट भी करा जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है और हीट करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे ये वाली एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट है और ये वाली एक्टिविटी थोड़ी बड़ी भी है। तो इसको ज़रा ये वाली एक्टिविटी को, सो लेट अस रीड द एक्टिविटी कि एक्टिविटी में लिखा क्या है। सो लिखा है टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट अ रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। तो आपको सबसे पहले एक प्लास्टिक का मग लेना है, उसमें नीचे 2 होल्स बनाने हैं और ये जो ब्राउन ब्राउन आपको दिख रहा है इसको रबर स्टॉपर्स बोलते हैं। तो इन रबर स्टॉपर्स को फिट कर देना है। Connect these electrodes to insert carbon electrodes in these rubber stoppers। तो ये जो होते हैं ना ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं, ये होते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड्स। तो इनको आपको इस रबर स्टॉपर्स में फिट कर देना है। उसके बाद इन इलेक्ट्रोड्स को यहाँ पे दिख रहा है आपको 6 वोल्ट की बैटरी से आपको कनेक्ट कर देना है। ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज और ये कैथोड नेगेटिवली चार्ज। Fill the mug with water such that the electrodes are immersed। आप तब तक पानी भरिए जब तक ये पूरे अंदर इमर्स यानी कि डूब नहीं जाते ये इलेक्ट्रोड्स। Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है और डाइल्यूट का मतलब मैंने आपको बताया जिसमें पानी से सॉल्यूट की अमाउंट से ज़्यादा पानी का अमाउंट हो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। Take 2 test tubes filled with water and invert them into the 2 carbon electrodes। अब आपको ये 2 ऐसी टेस्ट ट्यूब्स देनी है। फिर इस टेस्ट ट्यूब्स को उल्टा करके रबर स्टॉपर्स के ऊपर लगा देना है ऐसे कि पूरी कार्बन इलेक्ट्रोड्स है वो कवर हो जाए। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द apparatus undisturbed for some time। अब आपको जो करंट है यहाँ से वो चालू कर देना है, कुछ देर के लिए आपके एक्सपेरिमेंट को छोड़ देने का है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। दीज बबल डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। आप थोड़ी देर बाद देखोगे तो आपको बबल्स दिखेंगे, बबल्स आने लग जाएंगे उस टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे भी दे के रखा है कि बबल्स आने लग गए हैं। इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब? नहीं, इसका आंसर है नो। जो कैथोड है यहाँ पे डबल अमाउंट ऑफ गैस कलेक्ट हुई है एनोड के कंपैरिजन में, ये इसका आंसर है। Once the test tube are filled with respective gases, remove them carefully। अब क्या होगा, ये जो wait let me erase this ताकि आपको अच्छे से दिखे and use a different color pen। तो आपको जो ये 2 टेस्ट ट्यूब्स है उस पर आपको दोनों पे अलग अलग गैसेस भरी हुई दिखेगी। इस वाले पे ऑक्सीजन होगा और इस वाले पे हाइड्रोजन होगा। What happens in each case or which gas is present in each test tube? तो जो कैथोड था जो नेगेटिवली चार्ज था यानी कि ये वाला, उस पर हाइड्रोजन गैस आ गया और जो एनोड था पॉजिटिवली चार्ज उस पर ऑक्सीजन गैस आ गया। ठीक है, अब लिखा है ये वाला पॉइंट रह गया कि टेस्ट दिस गैसेस 1 by 1 बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। तो जब हम बर्निंग कैंडल को दोनों गैस के बाजू में लाएंगे तो जो कैथोड होगा, कैथोड वाली गैस कौन सी थी? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस एकदम से इमीडिएटली बर्न हो जाएगी, बट जो एनोड वाली गैस होगी वो बर्न नहीं होगी। तो यही इसका आंसर था। पहले जो लिखा था कि अगर हम कैंडल को पास में लाएंगे तो क्या होगा, तो आपको यही लिखना है एग्ज़ाम में कि अगर हम बर्निंग कैंडल को कैथोड के पास लाएंगे तो हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली बर्न हो जाएगी, लेकिन हम उसको एनोड के पास लाएंगे तो वो बर्न नहीं होगा। दूसरा था कि विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो जो कैथोड था नेगेटिवली चार्ज उसमें हाइड्रोजन है और जो एनोड था पॉजिटिवली चार्ज उसमें ऑक्सीजन है। बस इसका यही आंसर है। आप इतना एग्ज़ाम में लिख के आ जाना। ये वाली एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके नीचे वाली उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली एक्टिविटी को भी ध्यान से सुनिएगा। एक्टिविटी 1.8 में क्या लिखा है? टेक अ 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, उसको हमें इसको चाइना डिश बोलते हैं। इस चाइना डिश में हमें लेके रख देना है। व्हाट इज़ इट्स कलर?
सबसे पहले चाइना डिश में जो आपने लिया है उसका कलर क्या होगा? तो जब आप स्टार्टिंग में सिल्वर क्लोराइड लोगे तो उसका कलर स्टार्टिंग में वाइट होता है, ठीक है। उसके आगे क्या होता है वो देखते हैं, लेकिन ये याद रखना कि सिल्वर क्लोराइड का स्टार्टिंग में कलर वाइट होता है। फिर इस चाइना डिश को हमें सनलाइट में रखना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा, सनलाइट में कुछ देर के लिए रख देना है। हम थोड़ी देर के लिए बाहर सनलाइट में छोड़ देंगे। अब लिखा है ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर सनलाइट में रखने के बाद उस वाइट कलर का क्या होगा ये पूछा है। तो यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जो वाइट था वो ग्रे कलर में टर्न हो गया क्योंकि डीकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से, ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय राइट। ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, जैसे एक रिएक्टेंट मिलके एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो मैंने बताया था अगर एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट फॉर्म करता है तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये एक्टिविटी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल था। तो लेट्स मूव अहेड। ऑल्सो सेम वे, जैसे ही हमने ऊपर वाली एक्टिविटी देखी, सेम टू सेम सिल्वर ब्रोमाइड भी उसी की तरह बिहेव करता है। सनलाइट में उसको रख दो तो वो भी डिकम्पोज हो जाता है। तब वो रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि विच रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड आपको लिख देना है आंसर। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस decomposition reaction? We have seen that decomposition reaction require energy in the form of heat, light, electricity for breaking down the reactants. Reaction in which energy is absorbed, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। और ये क्वेश्चंस मैं एक सेपरेट NCERT सॉल्यूशंस वाले वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी। सो नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है, नेक्स्ट रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक नई एक्टिविटी के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में क्या लिखा है। ये एक्टिविटी ये कह रही है कि सबसे पहले टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन दैम बाय रबिंग विद सैंड पेपर। आपको 3 आयरन नेल्स लेनी है, ठीक है, और उन तीनों को सैंड पेपर से रब करके एकदम क्लीन कर देना है। उसके बाद टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स जिसपे A B मार्क करा हो। हर एक टेस्ट ट्यूब में आपको 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भरना है। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। टाई 2 आयरन नेल्स विथ थ्रेड। 2 आयरन नेल्स को हमें थ्रेड से बांधना है और उनको इमर्स केयरफुली विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टेस्ट ट्यूब भी 20 मिनट के लिए उनको टेस्ट ट्यूब में रख देना है कि 1 नेल और फिर उसमें से आपने जो 3 नेल्स ली थी उसमें से 1 नेल को आपको बाहर रखना है और 2 को अंदर डुबा देना है, ताकि आप कंपेयर कर सको उन दोनों का कलर में क्या क्या डिफरेंस आया है। आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल्स फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको 20 मिनट के बाद को उसको बाहर निकालना है। आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये ऑब्जर्व करोगे जो आयरन नेल्स है वो ब्राउनिश हो गया उनका कलर। ऐसा सिल्वरिश कलर होता है उनका, लेकिन उससे उनका कलर ब्राउनिश हो गया है। और जो ब्लू कलर था, ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, वो फेड हो गया है। Also compare the color of iron nails dipped in copper sulfate solution with one kept aside। और आपको देख रहा है कि ये वाली का तो कलर ब्राउन हो गया है और बाहर वाली का, उन दोनों के कलर को आपको कंपेयर करना है। ऑफ कोर्स डिफरेंट ही कलर्स आएंगे। ये देखो, ऑफ कोर्स डिफरेंट कलर्स आएंगे। आप देखो ये वाली यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बताया गया है। ये ब्राउनिश हो गई है जो डिप करी थी, और ये जो बाहर पड़ी थी वो वाली। इसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो A में था और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जिसमें हमने आयरन नेल्स डाला था उसमें ब्राउनिश इन कलर, और जो ब्लू कलर था वो फेड की हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की वजह से हुआ है। जैसे देखो Fe प्लस CuSO4, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट को हमने रिएक्ट कराया तो FeSO4 आयरन सल्फेट और कॉपर बाहर आ गया, डिस्प्लेस हो गया। अब देखो इस आयरन ने SO4 के साथ आयरन सल्फेट बना लिया और कॉपर को अकेला छोड़ दिया, तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आयरन हैज डिस्प्लेस्ड, आयरन ने डिस्प्लेस या कॉपर को रिमूव करके खुद की जगह SO4 के साथ बना ली।
फ्रॉम कॉपर सल्फेट। दिस रिएक्शन हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अदर और भी एग्जाम्पल्स है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 और Cu बन जाएंगे। इसमें Zn ने Cu को रिप्लेस करके SO4 के साथ अपनी जगह बना ली। उसके बाद Pb यानी कि लेड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर दे। Pb ने कॉपर को रिप्लेस करके क्लोराइड के साथ अपनी जगह बना ली। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड कॉपर। जो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। सो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ऑलमोस्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के जैसा ही है। पहले हम इस एक्टिविटी को देख एक्टिविटी 1.10। इसमें क्या लिखा है, टेक 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। सोडियम सल्फेट यानी कि होता है Na2SO4, उसको हमें एक टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमें सेम 3 ml जितना बेरियम क्लोराइड जो कि होता है BaCl2 लेना है। उसके बाद उन दोनों को मिक्स करना है। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे उन दोनों को मिक्स करने के बाद, यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्यूबल इन अ वाटर। तो एक वाइट सब्सटेंस जो कि प्रेसिपिटेट कहते हैं उसको, यहाँ पे नीचे जो घुलेगा नहीं उस सॉल्यूशन में वो फॉर्म हो जाएगा। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को मैंने बोला प्रेसिपिटेट कहते हैं। लेट्स अंडरलाइन इट विद डिफरेंट कलर पेन। इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये लाइन आप अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर दीजिएगा कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है। कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन। और इसी एक्टिविटी का हमें रिएक्शन भी यहाँ पे देखे रखा है। रिएक्शन है सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ मिक्स होगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है आपको देख के पता चल ही गया होगा। नहीं भी पता चला तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो सोडियम सल्फेट था, यहाँ पे जो सोडियम था उसको बेरियम ने डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ अपनी जगह बना ली, तो बेरियम सल्फेट हो गया। और जो सोडियम बचा हुआ था उसने क्लोराइड के साथ अपना बना लिया और वो सोडियम क्लोराइड बन गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं वो डबल डिस्प्लेसमेंट। जहाँ एक ही एलिमेंट जहाँ एक ही एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस कर रहा हो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और जहाँ दोनों कर रहे हो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, सो वेरी इजी। What caused this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO2 minus 4 and Ba2 plus. The other product formed is sodium chloride which remains in the solution. Such reaction in which there is an exchange of ions between the reactions are called double displacement reaction। जो मैंने आपको बताया कि दोनों अगर चेंज कर ले तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट, और एक ही आयन चेंज करे तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्या लिखा है, recall activity 1.2 where you have mixed the solution of lead nitrate and potassium iodide. What was the color of the precipitate formed? Yellow precipitate form हुआ था। Can you name the compound of the precipitate form? प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था वो था लेड आयोडाइड। ठीक है, कैन यू नेम द कंपाउंड, हमने बता ही दिया लेड आयोडाइड। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वो ऊपर लिखी हुई थी, वो इक्वेशन लिखी हुई थी। अब बैलेंस तो आप खुद कर सकते हो, मैंने आपको समझा दिया है। वो भी क्या एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी। यस, क्योंकि उसमें भी हाँ वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी क्योंकि उसमें लेड नाइट्राइड और पोटेशियम आयोडाइड ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया था, तभी लेड आयोडाइड बना था और फिर बचा हुआ तो इस वजह से वो भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, इसलिए यहाँ पे उसको मेंशन करके रखा है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जो कि है लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन हमें पढ़ने का है। तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी एक एक्टिविटी के साथ स्टार्ट होता है। तो लेट्स सी कि उस एक्टिविटी में क्या है। हीट द चाइना डिश कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। हमें एक चाइना डिश लेनी है, उसको हमें यहाँ पे हीट करना है जिसमें हमने कॉपर पाउडर लिया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम कि जो सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर है वो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कोट हो जाएगा। जो सरफेस था, नीचे का जो पार्ट था कॉपर का, वो ब्लैक कॉपर सल्फाइड से कोटिंग हो जाएगी उसकी।
तो ये पूछा है कि ये ब्लैक सब्सटेंस क्यों फॉर्म हुआ, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कॉपर में ऐड हो गया और कॉपर ऑक्साइड बन गया। यहाँ देखिए इक्वेशन भी लिखी हुई है, Cu प्लस O2, उसको हमने हीट करा तो CuO बन गया। ठीक है। If hydrogen gas is passed over this heated material, the black coating on the surface turns brown as reverse reaction takes place and copper is obtained. अब इसमें ये लिखा है कि अगर हम उसी कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन को पास करेंगे तो वो फिर से कोटिंग हट जाएगी और रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है। ये पहली वाली ऑक्सीडेशन थी, दूसरी वाली रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन भी बहुत इजी है, पता नहीं बच्चों को इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी इजी टाइप ऑफ रिएक्शन। सी, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर पेन। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्शन के टाइम में ऑक्सीजन गेन करता है, ऑक्सीजन गेन करता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है तो वो बोलता है कि वो रिड्यूस हो चुका है। क्या, रिपीट विथ मी, अगर कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के टाइम पे तो हम बोलते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। लेकिन अगर वही सब्सटेंस में कोई भी ऑक्सीजन लूज कर देता है तो वो रिड्यूस हो जाता है वो सब्सटेंस। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और रिड्यूस हो जाता है। ये वाली रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इस रिएक्शन में जो कॉपर ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को उसने लूज कर दिया ना, यहाँ पे कहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उसने H2 को दे दिया, तो इस वजह से वो रिड्यूस हो गया। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो गया है। One reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. ऐसी रिएक्शंस में एक सब्सटेंस तो रिड्यूस हो जाता है और दूसरा वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। जैसे कि इसमें CuO था, इसमें ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोडक्ट में आते आते उसमें ऑक्सीजन नहीं है, मतलब उसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो अगर उसने ऑक्सीजन को लूज करा है मतलब वो रिड्यूस हो चुका है। तो ये Cu यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उससे प्रोडक्ट साइड में आके ऑक्सीजन को गेन करा है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। इसको ही बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। लिखा है ऑक्सीडेशन, और या फिर इन दोनों को मिक्स करके बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो Cu का रिडक्शन हुआ है और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। यहाँ पे जो Zn है उसने ऑक्सीजन को लूज करा है तो ये रिड्यूस हो चुका है, और यहाँ पे जो कार्बन था उसने ऑक्सीजन को गेन किया है तो कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो गया है। सेम विद दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl प्लस H2O प्लस Cl2। जो MnO2 था वो रिड्यूस हो चुका है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन निकल चुका है, और जो HCl था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया क्योंकि HCl में जो H था उसने ऑक्सीजन को गेन करा है। बस इतना ही इजी था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। In reaction, carbon is oxidized to CO and ZnO is reduced to Zn. दूसरी वाली रिएक्शन में HCl ऑक्सीडाइज्ड हो गया था, MnO2 रिड्यूस हो गया था। फिर वी कैन से दैट सब्सटेंस जो गेन करता है ऑक्सीजन को या फिर हाइड्रोजन को लूज करता है, अगर आपने ऑक्सीजन को गेन करा या फिर आपने हाइड्रोजन को लूज करा तो वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है, या आप ऑक्सीडाइज्ड हो चुके हो। और अगर कोई भी रिएक्शन ऑक्सीजन को लूज कर दे और हाइड्रोजन को गेन कर ले तो वो रिडक्शन हो जाता है, या तो वो सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है। बस इतना ही है। अब इसी के बेसिस पे बताया गया था, जो हमने पहली वाली एक्टिविटी करी थी मैग्नीशियम रिबन वाली, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही था।
where magnesium ribbon burns with a dazzling flame and changes into white substance magnesium oxide. Is magnesium being oxidized? Yeah, क्योंकि magnesium product में आगे MgO बन चुका था, magnesium oxide, तो वो oxidized हो चुका था, reduce नहीं हुआ था, magnesium oxidized हो चुका था. रैंसिडिटी, तो हम पढ़ते हैं कि कोरोजन क्या होता है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू बट इट गेट्स कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. आपने तो सबने ही देखा होगा कि जब हम नई नई कोई आयरन की चीज़ें लाते हैं, जैसे कि कील लाते हैं या कुछ भी आयरन का नया नया लाते हैं, तो वो स्टार्टिंग में कितना शाइनी होता है, लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद हम उसको देखते हैं तो वो उस पर रेडिश ब्राउन कलर का कोट क्यों जम जाता है. इस प्रोसेस को रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन. सम अदर मेटल्स ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैनर. हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग turned on the copper and silver? When a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acid, it is said to corrode and this process is called corrosion. आप देखते हो कि कुछ कुछ बहुत सारे मेटल्स ऐसे उस पर टार्निश्ड हो जाते हैं. आपने उस कोटिंग के कलर को ऑब्जर्व किया है, वो रेडिश ब्राउन ही होता है. ये जो मॉइस्चर होता है एयर में, एसिड होता है, उसकी वजह से कोरोड हो जाते हैं. अब आपको रस्टिंग और कोरोजन के बीच का डिफरेंस पता है? मैं बताती हूँ. देखो, जो रस्टिंग होता है ना, रस्टिंग खाली आयरन में होता है, और जो कोरोजन होता है ना, वो सारे मेटल्स में होता है. बस इतना ही है रस्टिंग और कोरोजन का डिफरेंस. द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, वो एक दूसरे एग्जाम्पल्स है कोरोजन के. रस्टिंग खाली आयरन का है और कोरोजन सारे मेटल्स का होता है. कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, iron drilling ships and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is sent to replace the damaged iron. You will learn more about this in chapter 3. कोरोजन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है. तो बस कोरोजन का पार्ट इतना ही था. और हम मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि है रैंसिडिटी. रैंसिडिटी क्या होता है? हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड द फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? आपने कभी देखा है कि अगर आप तेल वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रख दो और उसके बाद आपको उसको स्मेल या टेस्ट, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, बट कभी आपने उसको करा हो तो एकदम पिच पिच सा हो जाता है और अजीब सा स्मेल आने लग जाता है. When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. उनका एकदम ही अलग और अजीब सा टेस्ट और स्मेल होने लग जाता है. Usually substances which prevent oxidation are added to food containing fats and oils. Keeping food in an airtight containers helps to slow down oxidation. इन सबका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इस वजह से इनका इतना अजीब सा स्मेल या टेस्ट हो जाता है. तो इसकी वजह से इनको हवा ना लग जाए, बोलते हैं ना, हवा ना लग जाए, इस वजह से उनको एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करके ही रखना चाहिए. डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश bags of chips with gas such as nitrogen to prevent chips from getting oxidized. यही सेम चीज़ आपको चिप्स में भी मिलती है. जो चिप्स वाली मैन्युफैक्चरर कंपनी होती है, वो चिप्स के अंदर आप देखते हो हवा भरते हैं, वो नाइट्रोजन गैस होती है. वो इसलिए भरते हैं ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उनको हवा ना लग जाए. तो बस यही थी कोरोजन, रैंसिडिटी, और यही था हमारा पूरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगी, जिसको आप पढ़ के बार बार रिवाइज कर सकते हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर, और नहीं भी हुए तो प्लीज़ कमेंट डाउन. आई विल श्योरली आंसर योर कमेंट्स. थैंक यू.